भाग 17। रिद्धिमा अपना फोन उठाकर मैसेज चेक करती है। मैसेज में लिखा होता है, रिद्धिमा अपना मकसद भूल मत जाना। तुम्हारे पास बस 2 दिन है अपना काम करने के लिए। कबीर से किसी भी तरह से तुम्हें वो फाइल हासिल करनी ही होगी। रिद्धिमा वो मैसेज पढ़ ही रही होती है कि तभी कबीर झटके से उसके हाथ से फोन छीन लेता है तो डर के मारे रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। रिद्धिमा अपने मन में बोली, हे भगवान, अगर कबीर ने वह मैसेज पढ़ लिया तो क्या होगा? कहीं कबीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कहीं मेरा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। कबीर बोला, मिसेस कपूर, यह तो बहुत गलत बात है। तुम्हारा इतना हैंडसम पति तुम्हारे बराबर में लेटा हुआ है और तुम हो कि इतना रात को अपना ध्यान अपने पति पर लगाने की बजाय फोन में लगाए हुई हो। यह कहते कहते वह रिद्धिमा के और करीब खिसक आया और रिद्धिमा ने उसे एक झूठी मुस्कुराहट दी। मेरा फोन? रिद्धिमा ने बस इतना ही कहा था कि कबीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कबीर अपना चेहरा उसके और करीब करते हुए बोला, बस रिद्धिमा, अब एक और शब्द नहीं। ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है। ये कहते कहते कबीर ने रिद्धिमा को उसके कमर से खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया। उन दोनों के चेहरों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला बचा था। रिद्धिमा को कबीर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रिद्धिमा बड़ी मुश्किल से बोली, प्लीज कबीर, अभी नहीं। लेकिन कबीर को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दी। कबीर रिद्धिमा की गर्दन पर अपने होठों को घुमाने लगा। रिद्धिमा भी आज तो कबीर की करीबी से पिघल रही थी तो उसने बेडशीट पर अपने हाथों को कस दिया। कबीर रिद्धिमा के कानों को अपने होठों से छूते हुए बोला, क्यों अभी नहीं मिसेस कपूर? तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? रिद्धिमा उसकी इस हरकत पर पूरी तरह से सिहर उठती है। वो अपने मन में बोली, क्यों कबीर की करीबी मुझे पिघला देती है? क्यों मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ लेकिन फिर भी दूर नहीं हो पाती? क्यों उससे इतनी नफरत करने के बावजूद भी उसका छूना मुझे अच्छा लगता है? मैं उसे रोकना चाहती हूँ फिर भी उसे क्यों मना नहीं कर पाती हूँ? अगर मैं यह कहूँ कि उसका इस तरह मेरे करीब आना मुझे अच्छा लगता है तो शायद यह गलत नहीं होगा। लेकिन कबीर के लिए इस तरह के फीलिंग्स मेरे मन में आना गलत है। ये तो ईशान के साथ धोखा है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। यह सोचते सोचते उसने कबीर को खुद से दूर करने का फैसला किया और उसे दूर करने के लिए उसने अपने एक हाथ से कबीर के बालों को पकड़ लिया। लेकिन कबीर पर तो इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने रिद्धिमा के टॉप को उसके शोल्डर से नीचे किया और उसके शोल्डर पर जोर से किस करने लगा। वह कभी उसके गालों को छूता तो कभी उसके होठों को। कभी कबीर के होंठ रिद्धिमा के गर्दन पर घूमते, कभी उसके कंधे पर। साथ ही साथ उसके हाथ रिद्धिमा की खाली कमर पर घूम रहे थे। रिद्धिमा ने भी कबीर की टी-शर्ट कसकर पकड़ ली थी। कुछ देर बाद कबीर ने रिद्धिमा को छोड़ा तो लेकिन उसकी गर्दन पर हल्का सा काट लिया, जिससे रिद्धिमा की हल्की सी चीख निकल गई। उसके बाद उसने उसी निशान पर अपने होंठ रख दिए। रिद्धिमा उसकी इस हरकत पर पूरी तरह हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। कबीर रिद्धिमा की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही धीमी आवाज में धमकी भरे अंदाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो मिसेस कपूर, और यह निशान मेरे प्यार का सबूत है जो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हें इसी तरह की प्यार की निशानियां और भी मिलेंगी। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, समझी तुम? कबीर की धमकी भरी बात सुनकर रिद्धिमा एक बार को कांप उठी। उसके बाद कबीर ने उसके माथे को चूमा और बिस्तर पर अपनी तरफ लेट गया।
तभी उसने एक हाथ से रिधिमा को अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भरकर बोला, सो जाओ मिसेस कपूर। उसने रिद्धिमा को अपनी बाहों में इस तरह से जकड़ रखा था जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। रिद्धिमा उसके बर्ताव से पूरी तरह हैरान थी। वह अपने मन में खुद से बोली, कबीर हमेशा मेरे साथ क्या करने की कोशिश करता है, करीब आकर भी पूरी तरह से करीब नहीं आता। मुझ पर अपना हक तो जमाता है लेकिन उस हक को पूरी तरह कभी नहीं लेता। ऐसा क्यों करता है कबीर? वह मुझसे आखिर चाहता क्या है? इस तरह मेरी गर्दन पर ये निशान देने का क्या मतलब था, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसके और मेरे बीच इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। इधर कबीर अपने मन में बोला, हद होती है रिद्धिमा गिरने की भी, लेकिन तुम्हारे गिरने की तो कोई हद ही नहीं है। किस तरह की लड़की हो तुम जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुद को उस इंसान को सौंपने के लिए भी तैयार हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे परेशान होकर दूर हो जाओगी और सारा सच उगल दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो बड़ी मजबूत निकली। मेरे साथ सब कुछ करने को भी तैयार हो गई लेकिन सच बताने को नहीं। रिद्धिमा बहुत धीरे से बोली, मेरा फोन कबीर। कबीर उसका सर सहलाते हुए बोला, प्लीज रिद्धिमा सो जाओ, मैं तुम्हारा फोन खाने वाला नहीं हूँ। उसके यह कहते ही रिद्धिमा ने झट से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने उठकर देखा तो कबीर उसकी कमर को कसकर पकड़कर सो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को उसकी पकड़ से ढीला किया और अपना फोन उठाकर उसमें से मैसेज डिलीट करने लगी, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वह तो शुक्र था कि फोन वाइब्रेशन पर था, इसीलिए कबीर ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कबीर फोन की आवाज सुन लेता तो ना जाने रिद्धिमा का क्या होता। रिद्धिमा ने बड़ी मुश्किल से खुद को कबीर की पकड़ से छुड़ाया और फोन लेकर बालकनी में चली गई। रिद्धिमा फोन पर बोली, हेलो। फोन पर दूसरी तरफ कोई लड़की थी। वह लड़की बोली, रिद्धिमा तुमने कबीर से वह फाइल ली? नहीं दी, अभी तक तो नहीं। उसने वह फाइल लॉकर में रख रखी है और उस पर पासवर्ड भी लगा रखा है जो मुझे नहीं पता। रिद्धिमा फोन पर बड़ी ही धीमी आवाज में बात कर रही थी ताकि कबीर उसके आवाज सुनकर ना उठ जाए और उसकी बातें ना सुन ले। फोन पर दूसरी तरफ से बोला, रिद्धिमा तुम जानती भी हो कि बस हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बाकी है और अब तक तुम्हें पासवर्ड भी पता नहीं चला है। तुम कैसे उससे वो फाइल लोगी? एक बात अच्छे से समझ लो रिद्धिमा, अगर वो फाइल हमें नहीं मिली तो हम कभी भी उसे नहीं हरा पाएंगे। रिद्धिमा परेशान सी बोली, आई नो दी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब क्या करूं? कैसे उस पासवर्ड का पता लगाऊं? फोन पर दूसरी तरफ से बोली, उम्मीद करती हूँ रिद्धिमा कि तुम नहीं भूली होंगी कि उसने मेरे साथ क्या किया है और अब हमें उसके साथ क्या करना है। रिद्धिमा गुस्से से बोली, नहीं दी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मैं आपका बदला उसे लेकर रहूंगी, आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अच्छा दी, मैं आपको कल सुबह फोन करती हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया और कमरे में आकर वहीं पड़े काउच पर लेट गई। लेटे लेटे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे और वह कुछ महीने पहले के उस दिनों में चली गई जब उसे यह सब पता चला था, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। फ्लैशबैक। लगभग 2 महीने पहले की बात है जब कबीर ने रिद्धिमा को कॉलेज के गेट पर छोड़ा और रिद्धिमा सीधा अपनी क्लास में चली गई। आज रिद्धिमा सुबह से ही परेशान थी क्योंकि नैना और शिवन्या दोनों में से कोई भी कॉलेज नहीं आया था। नैना की तबीयत ठीक नहीं थी
और शिवन्या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बाहर गई हुई थी। जैसे तैसे करके रिद्धिमा ने अपने पहले 2 लेक्चर अटेंड किए और फिर वह कैंटीन में चली गई। वह अपनी कॉफी पी रही थी कि तभी उसके सामने ईशान आकर बैठ गया। ईशान बोला, हाय रिद्धिमा, कैसी हो? हाय ईशान, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे बस सांसें ले रहा हूँ। जीने को तो मन ही नहीं करता। रिद्धिमा ईशान के हाथ पर हाथ रखकर बोला, प्लीज ईशान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसी बातें मत किया करो। ईशान बोला, छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ईशान के कहने पर रिद्धिमा उसे नासमझी से देखने लगी। ईशान ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और बोला, ऐसे मत देखो, चलो देर हो रही है। लेकिन ईशान, पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और किससे मिलवाना चाहते हो? क्या बात है रिद्धिमा? तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा रिद्धिमा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता तो सकते हो। और वैसे भी मेरे अभी इम्पोर्टेंट लेक्चर बाकी है। ओ प्लीज रिद्धिमा, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत किया करो। तुम किसी से भी नोट्स ले सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारे लेक्चर से ज्यादा जरूरी तुम्हारा उस इंसान से मिलना है, तो प्लीज चलो मेरे साथ। रिद्धिमा हार कर बोला, ठीक है चलती हूँ। और वह अपना बैग उठाकर ईशान के साथ कॉलेज से बाहर आ जाती है। ईशान रिद्धिमा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो रिद्धिमा जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और ईशान ड्राइविंग सीट पर, और वह गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी एक कैफे के बाहर रुकती है। रिद्धिमा कैफे को देखकर ईशान की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, ईशान सच सच बोलो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर तुम इस वक्त कोई डेट प्लान कर रहे हो तो यह इसका सही वक्त नहीं है। लेकिन ईशान रिद्धिमा की कोई बात नहीं सुनता और उसे लगभग खींचते हुए कैफे के अंदर ले जाता है और सामने एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ईशान बोला, ये है वो जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। जिस तरफ ईशान इशारा कर रहा होता है, रिद्धिमा नजर उठाकर वहां देखती है तो वहां एक लड़की बैठी थी जो ईशान की बड़ी बहन थी, काम्या। रिद्धिमा के लिए ये पहली बार था जब वह ईशान के किसी फैमिली मेंबर से मिल रही थी। उसने आज तक बस उसकी बड़ी बहन के बारे में सिर्फ सुना था, आज वह उनसे पहली बार मिल रही थी। ईशान उसे ले जाकर उसी टेबल पर काम्या के सामने बैठा देता है। काम्या बोली, हेलो रिद्धिमा, कैसी हो? रिद्धिमा थोड़ा असहज होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। प्लीज रिद्धिमा, बी कंफर्टेबल रिद्धिमा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तुम आराम से बैठो। रिद्धिमा बोली, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रिद्धिमा, मैंने तुम्हें आज तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड कबीर कपूर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रिद्धिमा हैरानी से बोली, कबीर के बारे में? हाँ, कबीर के बारे में। उसका एक ऐसा सच जिसे कोई भी नहीं जानता और जिसे दुनिया से छुपाकर वो सबकी नजरों में महान बन बैठा है। लेकिन उसका एक घिनौना चेहरा भी है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, ऐसी भी क्या बात है दी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप मुझे सच सच बताइए। काम्या बोली, मैं कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। रिद्धिमा यह सुनकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। रिद्धिमा गुस्से से बोली, यह क्या बकवास है? आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बात आराम से सुन रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं है
कि आप कबीर के बारे में कुछ भी कहती जाए। मानती हूँ मैं उसे पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ। ईशान बोला, काम डाउन रिद्धिमा, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लो। काम्या रोते हुए बोली, मैं अच्छे से जानती थी कि तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि वह दुनिया के सामने बनता ही इतना अच्छा है कि कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो रिद्धिमा। प्लीज बैठ जाओ रिद्धिमा, और सिर्फ एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। उसके बाद फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत।